एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम दिग्विजय। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट पर, जो कि जाना जाता है अपने ज्ञान के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो वेलकम ऑन द नॉलेज ऑफ ओशन जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट। हम लोग लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं आपसे यूरोप का पार्ट 2, जिसमें चर्चा किया था। लास्ट पॉइंट था अपना डैन्यूब रिवर के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज हम लोग बेसिकली यूरोप की रिवर्स के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, पिछले वीडियो में एक भाई साहब थे जिनका कमेंट था कि जो है आप दक्षिण भारत का पठार और वहाँ की नदियाँ और भारत का पश्चिमी घाट पूर्वी घाट बताएं। तो मैं आपको बस थोड़ी सी एक स्लाइड सेटिस्फैक्शन देना चाहूँगा कि आप अभी थोड़ा सा वेट करिए। अभी ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, मैं चाहता हूँ इसको पहले पूरा कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट कर दिया जाए। देन आपको सीरीज़ में ही इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ाऊँगा, और जैसे मैं ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए। हर एक कॉन्टिनेंट को मैंने पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, आप उसको देखिए टॉप टू बॉटम, फिर आप क्वेश्चन करिए। अगर आपका क्वेश्चन नहीं होता है, आप कमेंट में आप कहेंगे, आप सुझाव देंगे, आप फिर मुझसे क्वेश्चन करिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड वॉच आवर वीडियोज़, अंडरस्टैंड। और आप लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ऐसे कंटेंट की सभी को ज़रूरत रहती है जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यूरोप की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यूरोप की नदियों में बात करेंगे, जर्मनी की नदियाँ, ठीक है, जर्मनी की नदियाँ। तो देखिए मैप, ये है आपका जर्मनी, यहाँ पे ये जो कि बहुत ही छोटा सा इसमें है। मैं आपको अलग से जर्मनी बना के दिखाता हूँ। ये आपका कुछ फ्रांस की सीमा है, ये है जर्मन, कुछ ऐसे मैंने रैंडमली बना दिया है, हो सकता है ये फिगर अलग हो। अब देखिए, जर्मनी से 3 नदियां जो हैं बेसिकली वो निकलती हैं। इधर कौन सा है? सी, मैं बता चुका हूँ, नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, मैं सब ये बता चुका हूँ। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, 1 2 3। पहली नदी जो है राइन नदी है, राइन। सेकंड जो है इल्ब है, कौन सी है? इल्ब, हिंदी में लिख दें इल्ब, ठीक है। और ये जो थर्ड है, इसका नाम क्या है? ओडर, ओडर, स्मेल ओडर जो किचन वाली होती है वो ओडर, ठीक है। तो अब ये 3 नदियाँ हैं। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये 3 नदियाँ जो हैं जर्मनी की हैं। अब इसमें से मैं एक एक करके आपको इनकी विशेषताएं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको राइन नदी के बारे में बताऊँगा। चलिए, तो राइन नदी के बारे में आपको बताता हूँ। डस्टर कहाँ गया? डस्टर तो अभी दिख नहीं रहा है। चलिए देखिए, तो राइन नदी, ये आपका राइन नदी निकलती है। ये इधर कौन सा? राइन नदी ये जो निकल रही है, ये निकलती है आपके ब्लैक पर्वत से, काला पर्वत जो है आपका। यहाँ पे जर्मनी के पूर्वी हिस्से में है आपका ब्लैक पर्वत, और जो पश्चिमी में है ये है वॉसजेस, वॉसजेस। लेकिन ये वॉसजेस पूरी तरीके से जर्मनी के अंदर नहीं है। ये वॉसजेस जो है ये सीमा पर है, आधा जो है जर्मनी में है और आधा इसका फ्रांस में है। तो वॉसजेस पर्वत और ये आपका बीच में है, पड़ता है आपका ब्लैक फॉरेस्ट, यहाँ पर पड़ता है ब्लैक फॉरेस्ट के उत्तर में हॉज पर्वत। तो हॉज से अभी मतलब नहीं आपको। देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट से नदी निकलती है जिसका नाम है राइन नदी। ये यूं बहते हुए जाती है अपने उत्तर की ओर। अब ये उत्तर की ओर बहते हुए जाती है, और उत्तर में कौन सा सागर है? उत्तरी सागर है।
नॉर्थ सी, लेकिन वहाँ गिरने से पहले नीदरलैंड में चली जाती है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है यहाँ पे, जिसका नाम है रॉटरडम। रॉटरडम जो है ये एक प्रसिद्ध शहर है, प्रसिद्ध बंदरगाह है। और आपको बता दूं कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा, सबसे व्यस्ततम और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम है। यहाँ बहुत बड़े बड़े जहाज़ों का आवागमन होता है, इसी जो है राइन नदी की वजह से। ठीक है, तो और इसमें जाने के बाद ये गिर जाती है इधर राइन नदी। राइन नदी के पूर्व में ही एक नदी और है, पूर्व में एक नदी और है यहाँ पर। ये इस नदी का नाम क्या है? इसको कहते हैं रूर नदी। रूर नदी। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि रूर प्रदेश जर्मनी में क्या है, तो मैं बताऊंगा। जो राइन नदी है और रूर नदी है, इसके जो बीच में क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं रूर प्रदेश। अब चूंकि रूर प्रदेश इसको बोला जाता है, तो यहाँ खनिज बहुत ज़्यादा होता है। कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा होता है? कोयला। अब कोयला जो है, राइन नदी की जो घाटी है, राइन नदी की जो वैली है, कोई भी नदी बहती है अपनी एक घाटी में बहती है ना, ऐसे कुछ। तो बीच में जो ये घाटी मैदान होता है, यहाँ पर कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जब इंग्लैंड की क्रांति हो रही थी, औद्योगिक क्रांति, तो वहाँ पे संसाधनों के विकास के लिए कोयला ईंधन का काम करता है, आपको पता है। तो ईंधन सबसे ज़्यादा कहाँ से जा रहा था? पूरे यूरोप में, ब्रिटेन वगैरह में, हर जगह। तो वो यही रूर प्रदेश है जहाँ से कोयला जाता था। ठीक है, तो राइन नदी की घाटी कोयले के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और रूर प्रदेश इसी राइन नदी और रूर नदी के बीच का क्षेत्र है रूर प्रदेश। रूर प्रदेश जो है, इसका एक और नाम भी है, जिसको कहते हैं काला प्रदेश। काला प्रदेश, समझ गए आप? राइन नदी या रूर नदी को क्या बोलते हैं? काला प्रदेश। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली राइन नदी के बारे में। अब ठीक है, राइन नदी के बारे में ये भी बता दिया, दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है रॉटरडम, राइन नदी के ही तट पर है। तो अब आपको एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा इसमें से, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट से महत्वपूर्ण। अब जानिए क्या है कि राइन नदी जो है, ये यूरोप में या यूँ कह लो जर्मनी में आंतरिक परिवहन का कार्य करती है। आंतरिक परिवहन समझ रहे हैं? इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। कैसे भाई? अब देखिए, इधर नॉर्थ सी है, इधर ब्रिटेन है, इधर से भी जहाज़ आ सकते हैं, नॉर्वे स्वीडन वगैरह वाले भी, ये भी जहाज़ आते हैं, इधर से भी, पीछे से भी जहाज़ जाते हैं। तो ये सब इससे होते हुए जो राइन नदी है आपकी यहाँ पे, यानी इधर से जो जहाज़ आया, इधर से जो आया, ये सब आते हुए राइन नदी से होते हुए ये अंदर प्रवेश कर जाते हैं और यूरोप के बड़े बड़े देशों में पहुँच जाते हैं। फ्रांस में, स्पेन में, पुर्तगाल में, इधर सब होते हुए इधर अमेरिका के जहाज़ आते हैं ना। ठीक है, और इधर रसिया के भी जा सकते हैं, इससे होकर के अंदर के देशों में, इटली वगैरह में चले जाते हैं। तो ये आंतरिक परिवहन का कार्य करती है। आंतरिक परिवहन, रूस में सबसे बड़ा आंतरिक परिवहन कौन काम करता है? यानी इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, भारत में आप बताएंगे, आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में आंतरिक परिवहन करने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। चलिए अच्छा, मैं बता देता हूँ, गंगा नदी है, लेकिन आप जगह बताएंगे कहाँ से कहाँ तक जाती है, आप कमेंट करेंगे अगले वीडियो में। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन। तो हम लोग बात कर चुके हैं राइन नदी के बारे में। ठीक है, ये हो गई आपकी कंप्लीट जानकारी राइन के बारे में। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आगे आप देखिए, आगे आप लोगों को बताऊँगा मैं। अब इसके आगे की नदी है इल्ब नदी। ठीक है, तो इल्ब को जानिए। इल्ब नदी, ये मैंने बताया था, राइन पहले निकलती है, यहाँ पे रूर आती है, अब यहाँ से निकलती है इल्ब। इल्ब नदी के जो तट पर, यानी मुहाने पर एक शहर है जिसका नाम है क्या? जर्मनी का बहुत ही फेमस सिटी है, इसका नाम है हैम्बर्ग।
हैम्बर्ग, ठीक है, हैम्बर्ग है। लेकिन जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है? तो आप कह दोगे सर इल्ब नदी पर है। तो भाई साहब आपका ये क्वेश्चन एकदम गलत हो जाएगा। ज़्यादातर तो राइन नदी पे लगा देते हैं, राइन पे नहीं तो इल्ब पे लगा देंगे। लेकिन जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन है। पहली चीज़, बर्लिन जो इल्ब के पूर्व में एक नदी निकलती है छोटी सी, जिसका नाम है स्प्री। स्प्री नदी के तट पर स्थित है बर्लिन। लेकिन इस नदी को समुद्र का मुहाना भी नहीं प्राप्त होता है, समुद्र तट, और ये जाकर के आगे इल्ब में ही मिल जाती है। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी पर है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्प्री नदी पर। स्प्री के पूर्व में एक और नदी निकलती है जिसका नाम मैं बता चुका हूँ, ओडर है, और ये भी जाकर के नॉर्थ सी में गिर जाती हैं। तीनों उत्तरी सागर में गिर जाती हैं, और यहाँ से इसका नाम क्या था? ओडर। तो ये हो गई, इसके बारे में कुछ विशेषता खास है नहीं। तो ये जर्मनी की नदियाँ मैंने बता दी आपको, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे फ्रांस की नदी के बारे में। फ्रांस की नदी के बारे में अगर बताएं तो आप जाने फ्रांस में एक ही नदी है जो सबसे महत्वपूर्ण है। मैप में देखिए आप, ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ये नदी निकलती है यहाँ से आपकी सीन नदी, और ये कहाँ गिरती है जाके? इंग्लिश चैनल में। तो फ्रांस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है कहाँ है? सीन नदी के तट पर है। बस आपको इतना जानना है। ये नदी निकलती है, यहाँ है पेरिस, और ये ऊपर जा कर के इंग्लिश चैनल है ये उत्तर में, ये डोवर जल संधि उसी में गिर जाता है। इंग्लिश चैनल के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट फैक्ट्स विद कंसेप्ट। क्या नाम है? आप इसको सर्च कर लीजिएगा, फैक्ट्स विद कंसेप्ट। अभी हो सकता है ज़्यादा वीडियोस पड़े नहीं हैं इस पर, तो दिखेगा नहीं। आप इंग्लिश चैनल डाल करके सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेरा वीडियो शो करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो फ्रांस की नदी हो गई। अब आगे बात करें, अब हम लोग बात करते हैं इटली की नदी। जर्मनी की एक नदी और मैं पहले बता देता हूँ। अच्छा देखो, या उसको अभी बाद में बताऊँगा। डेन्यूब नदी है जो निकलती है, क्योंकि उसको आगे भी लिंक करना है मुझे, ठीक है। देखिए इटली की बात करता हूँ। ये देख पा रहे हैं इटली लटका हुआ है इधर मैप में, ठीक है। इसकी कुछ आकृति भूआकृति ही ऐसी बनी है। तो ये है आपका इटली, ये है आल्प्स पर्वत। आपको पता होगा कि इटली की जो जलवायु है वो भारत की तरह ही है। भारत भी जैसे कृषि प्रधान देश है, वैसे वहाँ इटली भी कृषि प्रधान देश है। अब समझिए, इटली जैसे भारत में गंगा है, इटली में भी आल्प्स पर्वत से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है पो, ठीक है। कौन सी नदी है ये? पो नदी है। अब पो नदी जो है ये कहाँ गिरती है? पो नदी इटली के पूर्व में एक यहाँ पे सकरा समुद्र है। मैप में देखिए, ये इटली है, ये सकरा जो समुद्र है इसका नाम है एड्रियाटिक सी। ये क्या है? इधर गिरती है एड्रियाटिक समुद्र या खाड़ी, सकरा चैनल जिसको बोलते हैं, एड्रियाटिक सी, ठीक है। एड्रियाटिक सी में अपना जल गिरा देती है कौन सी नदी? पो नदी। पो नदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है यहाँ? पो नदी का जो मैदान है, मैदानी भाग, जो इसका घाटी वाला क्षेत्र है, जैसा कि मैं बताया हूँ घाटी कैसी होती है? एक थैलानुमा आकृति होती है, कुछ ऐसी तरह की, जैसे ये आ रही नदी, ये आ रही नदी, ये नदी बह रही है, बीच में जो इसका घाटी वाला, क्योंकि इसमें कई नहरें मिलती हैं हर तरह की, तो जो जहाँ बहती है वो चीज़ धंस जाता है और अगल बगल का क्षेत्र उठा रहता है। तो ये जो घाटी वाला क्षेत्र होता है, जो समतल सपाट मैदान जो होता है, और जो पो नदी का मैदान है वो एकदम समतल सपाट है। जैसे गंगा नदी का मैदान है उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में, एकदम समतल सपाट, खूब बढ़िया गेहूँ धान पैदा होता है। सेम टू सेम वहाँ पे पो नदी का मैदान है।
यहाँ पे चावल बहुत पैदा होता है। चावल इतना ज़्यादा पैदा होता है कि पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा चावल इटली में होता है और यूरोप के अन्य देशों को ट्रांसफ़र किया जाता है। समझ रहे हैं आप बात? बदले में क्या पैसा लिया जाएगा, धन लिया जाएगा या और चीज़ें ली जाएंगी, तो वो तो ट्रेड है, उस पर क्या बात करना। तो देखिए ये जो समतल सपाट मैदान है, इसी मैदान को वहाँ एक नाम देते हैं, लोपार्डी का मैदान, लोपार्डी का मैदान, यानी फील्ड ऑफ लोपार्डी। इंग्लिश में लिखने की क्या ज़रूरत है, आप कुछ लिख लेंगे, फील्ड ऑफ लोपार्डी। ठीक है, तो फील्ड ऑफ लोपार्डी कहाँ है? ये है इटली में। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बता दें इटली की राजधानी कहाँ है। अच्छा, ये आपको पता है? आप कह दोगे पो नदी पर। जनरली सभी बच्चे इसी पे टिक करते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ इटली की राजधानी कहाँ है। रोम जो है इटली की राजधानी, रोम। ये नदी है एक, जिसका नाम है टाइबर नदी। टायर नहीं बोल रहा हूँ, टाइबर नदी। देखिए है ना, टाइबर, टाइबर रिवर। टाइबर रिवर पर है इटली की राजधानी रोम। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली की राजधानी किस नदी पर है? टाइबर नदी की। लंदन की राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी पर है? टेम्स नदी पर। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी पर है? सीन नदी पर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी पर है? स्प्री नदी पर। तो आपको ऐसे एकदम याद होना चाहिए फ्लुएंटली। तुरंत क्वेश्चन देखिए, तुरंत आंसर करिए। ठीक है, तो ये हो गया इटली की भी नदियाँ। अब हम जहाँ आपको लेकर चलना चाहते थे वहाँ आपको ले चलते हैं। देखिए 1 मिनट, आज डस्टर मेरा पता नहीं कहाँ खो गया है, मिल नहीं रहा है। देखिए, तो अब बात करते हैं, जर्मनी में एक नदी और निकलती थी जिसका नाम है डैन्यूब। वो भी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, और राइन भी ब्लैक फॉरेस्ट, लेकिन राइन उत्तर की तरफ बहती है और जो डैन्यूब है वो दक्षिण की तरफ बहती है, या दक्षिण पूर्व कह सकते हैं जो डैन्यूब है। ठीक है, एक डैन्यूब नदी ये आती है और एक नदी यहाँ से और निकलती है, यहाँ से, और ये भी गिरती है काला सागर में। डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, 5 देशों की राजधानियों से होकर जाती है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप देखिए जाके। अब मैं राजधानियों को नहीं रिपीट करूँगा। पहली बता देता हूँ, वियना है। लास्ट कौन सी है? बुखारेस्ट। बाकी आपको बीच की 3 लिखनी है कमेंट में। फिर से आप जितना बार लिखोगे आपको उतनी बार याद होगा। कमेंट में लिखिए, कॉपी में लिखिए, आपको रट जाएगा। ठीक है, 2 नदियाँ हैं जो ये जो है आपकी ब्लैक सी में गिरती हैं, काला सागर में गिरती हैं, डॉन नदी। तो कौन कौन सी? डैन्यूब और डॉन। ये दोनों नदियाँ किस सागर में गिरती हैं? ब्लैक सी में, काला सागर में। ठीक है, अब जो है आपको बता दें कि डॉन नदी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है काला सागर से होते हुए जहाज़ जो हैं यूरोप के आंतरिक भागों तक पहुंच जाते हैं। इसको आगे वोल्गा से मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। वोल्गा से नहीं मिलाया जाता है, ये बस इससे होकर के काला सागर से अंदर से जहाज़ आते हैं। जब यूरोप के से आते हैं तो इससे होकर के यूरोप के आंतरिक भागों तक पहुंच जाते हैं। इधर से होते हुए फिर वोल्गा में जाएंगे, वोल्गा से और अंदर पहुंच जाएंगे, अंदर से फिर इधर से जाते हैं, या इधर से जा सकते हैं जर्मनी में, फिर इधर इटली में। तो ये एक इनका वे होता है जाने का। ठीक है, तो काला सागर में 2 नदियाँ गिरती हैं जिनका नाम है, ये आपका ब्लैक सी, ये डैन्यूब है, और ये है डॉन, DD, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपको आगे बताया जाए जो है इम्पॉर्टेंट बात और आपको बताता हूँ। देखिए अब क्या है जानकारी जानने वाली, तो एक नदी है वोल्गा, जो कि पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। ये यहाँ से निकलती, पहले मैप में बता दूँ, वोल्गा यहाँ से निकलती है,
यूराल नदी एक है, वो भी इधर से निकलती है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक पहाड़ी है, वालदाई पहाड़ी। मैं अलग से चित्र बनाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, वालदाई पहाड़ी, वालदाई हिल। वालदाई हिल से वोल्गा नदी निकलती है और ये पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और ये निकलती कहाँ से है? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये निकलती है यूरोप के रूस वाले भाग से, यानी ये रूस की नदी है। ठीक है। दूसरी नदी एक यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन से निकलती है, जिसका नाम है आपका यूराल नदी। ये है यूराल नदी और ये आपकी है वोल्गा। वोल्गा नदी के तट पर ही एक शहर है जिसका नाम क्या है? वोल्गोग्राद। क्या नाम? वोल्गोग्राद। अब ये इम्पॉर्टेंट शहर है इसलिए इसको बताया जा रहा है। देखिए, वोल्गोग्राद जो है, यहाँ पे पेट्रोलियम के बहुत अच्छे संसाधन हैं, जो कि रूस का ही एक शहर है। तो यहाँ पेट्रोल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब चूँकि यहाँ पेट्रोल काफ़ी पाया जाता है तो यहीं पे एक वोल्गोग्राद रिफाइनरी भी है, वोल्गोग्राद रिफाइनरी। चूँकि पूरे भी यूरोप में और कोई भी रिफाइनरी इससे बड़ी है नहीं, और ये खासा महत्वपूर्ण है, जो कि रूस की रिफाइनरी है वोल्गोग्राद। तो तेल शोधन क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादन होता है और पूरे यूरोप में इसको पहुँचाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये दोनों नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं? कैस्पियन सागर में। ये है कैस्पियन सागर। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि जो सागर है, आप काला सागर को तो काला सागर कहते हो, लेकिन कैस्पियन सागर नाम दे दिया है। ये क्या है? ये सागर नहीं है, ये एक झील है। देखिए, काला सागर में यहाँ से मैंने एक लिंक जोड़ा है। ये यहाँ पे भूमध्य सागर से एक हल्का सा चैनल टाइप का खुला हुआ है, जिसकी वजह से काला सागर में भूमध्य सागर का जल पहुँच जाता है। भूमध्य सागर में अटलांटिक महासागर कहा जाता है। तो ये क्या है? समुद्र कहा जाएगा काला सागर। लेकिन कैस्पियन सागर ये स्थल अवरुद्ध है, इसके पास समुद्र का जल नहीं पहुंच पाता है। अतः यह क्या है? कैस्पियन सागर जो है, ये कैस्पियन सागर जो है, ये आपका एक झील है, न कि ये समुद्र है। आप मैप में देख पा रहे हैं? आपको शायद दिख नहीं पा रहा है मैप में। आप दिख रहा? अभी नहीं दिख रहा। चलिए मैं इधर लिखता हूँ। ये कैस्पियन सागर जो है, ये एक झील है। ठीक है। अच्छा, ये भी बात आपको पता चल गई। अब झील है तो पानी तो खारा बहुत होगा, लेकिन सुनिए, ये जो नदियाँ हैं, इसका जो झील का उत्तरी जो भाग है यहाँ का, इसका जल इतना खारा नहीं होता है। कारण क्या है? इसका जल खारा ना होने का कारण है नदियों का लगातार प्रवाह होना। ये नदियाँ बहती रहती हैं, इस वजह से इस झील का उत्तरी सिरा जो है, यहाँ खारापन बहुत कम होता है, बाकी दक्षिणी सिरे में खारापन बहुत ज़्यादा होता है। वहीं काला सागर है, ये तो समुद्र है, इसकी तो बात ही अलग। समुद्र का जल खारापन होता ही होता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो है क्या मतलब नदियों के बारे में मैंने आपको यूरोप की सब बता दिया है, जो महत्वपूर्ण है, जिसको आप जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और मेरे हिसाब से अब यूरोप का भी अंत हो चुका है। अब हम लोगों का एक महाद्वीप बचा है सबसे बड़ा, जो है एशिया, और उसको पूरा विस्तृत तरीके से मैं पढ़ाऊँगा आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। जैसे कि सभी महाद्वीपों को मैंने पढ़ाया है, उसको भी उसी तरीके से, उसी शिद्दत से, उसी लगन से पढ़ाऊँगा। बस आप लोगों को थोड़ी शिद्दत ये दिखानी है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और वीडियो देखकर लाइक कर दिया करिए। ठीक है। और शेयर आप लोग बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि कहते हैं कि जब आप लोगों
को चीज़ सुना भी होगा कि जब अगर आपको सपने बड़े देखने होते हैं तो उनके लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसी के साथ मैं एक लाइन कह दिया और अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।